लेकिन अब चूँकि ये मध्यवर्ती जातियाँ हैं और ये अपने आप को वर्ण व्यवस्था से अलग नहीं मान पा रहे हैं, जबकि वर्ण व्यवस्था इनके खिलाफ बड़ी साजिश है और कायदे से ये वर्ण व्यवस्था में कहीं फिट होते भी नहीं हैं। ओबीसी के साथ आप देखिए, कहीं भी इनको जब ब्राह्मणों को ज़रूरत पड़ेगी तो उनको क्षत्रिय बताने लगेंगे, और कोई दूसरी जब अपमानित करने वाली बात होगी तो उनको शूद्र कह देंगे। वास्तव में इनकी कोई क्लास है नहीं। हिंदुत्व एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें सारे फर्जी एडमिशन करा दिए गए हैं, और इनको ये एडमिशन तो उनके करा दिए, लेकिन जिनके एडमिशन हुए उन्हीं को पता नहीं है कि इसमें क्या है। वो अंदर जाते हैं, उनके लिए कोई क्लास अलॉट ही नहीं है। कभी उनको क्षत्रिय वाली क्लास में बैठा देते हैं, कभी शूद्र वाली में बैठा देते हैं, कभी वैश्य वाली में बैठा देते हैं। तो एक ये फर्जीवाड़ा जो चल रहा है उसी को हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब जहाँ तक हमारे लोगों की बात पहुँच रही है, लोगों को समझ में आ रहा है, कहीं तक अभी नहीं पहुँच पा रही है, तो वहाँ अभी भी ये स्थिति बनी हुई है। मैं सुंदर सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। आज हम लोग हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और हमारे साथ है महेंद्र यादव, जो किसी नाम तारीफ़ के मोहताज नहीं है और OBC समाज से आते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कोई भी आंदोलन अगर उसमें OBC रंग भरता है तो उसका रंग ही अलग होता है, लेकिन इस आंदोलन के अंदर OBCयों की भूमिका बहुत कम नज़र आ रही है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, पिछले 5-7 सालों में तो खास तौर पर, और उसके पहले भी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी ने ग्राउंड लेवल पर बहुत ज़्यादा जहर फैलाने का काम किया है और जातियों के अंदर मतभेद पैदा करने में बहुत ज़्यादा कोशिश की है। जो इस तरह के कामों में, सरकार के विरोध के कामों में या ब्राह्मणवाद के विरोध में जो सबसे ज़्यादा आगे रहने वाली जातियाँ थीं, उनके खिलाफ दूसरी जातियों के मन में काफ़ी भेद पैदा कर दिया गया है। एक डिस्टेंस काफ़ी वो बन गई है, तो उसका असर रहा है। लेकिन अब ऐसा शुरू में ऐसा रहा है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाकी जातियों के लोग भी अच्छे आते हैं तरीके में, बड़ी संख्या में आ रहे हैं, OBC के में आ रहे हैं। ये ठीक है, ये जो इलाका जहाँ से पड़ता है उसके हिसाब से लग रहा होगा कि जाट ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन बाकी लोग भी बराबर आ रहे हैं। हरियाणा तरफ से जो एक्चुअली जो दिल्ली के आसपास का इलाका है, उसमें अगर जैसे OBC में अगर यादवों की बात करें तो जो अहिरवार इलाका है वो है, तो हरियाणा के में तो तरफ वो है, उनकी मानसिकता बहुत ज़्यादा थोड़ा संघ की मानसिकता वाली हो गई है, इसलिए वो थोड़ा सा सहयोग कम मिल पा रहा है। उनका अगर सहयोग होता तो फिर ये दिल्ली के आसपास है चूँकि, तो वो एक बड़ा अंतर दिखता जी। तो क्या कारण है कि जो ताकत में आनी चाहिए नज़र, वो नज़र नहीं आ रही है OBC समाज की इसके अंदर? क्योंकि आप एक OBC समाज से आते हैं और उसके अंदर एक अपना एक वज़न रखते हैं अपनी बातों से, तो क्या लगता है कि मतलब उसका क्या कारण है जो OBC समाज में पावर से, ताकत से खुल के नहीं सामने आ रहा है? एक तो यह है कि जो ब्राह्मणवादी जो विचारधारा रही है ना, उससे अपने आप को ये दूर नहीं कर पा रहे हैं, और वो कितनी बड़ी साजिश है इनके खिलाफ उसको अभी उस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। ग्रामीण स्तर पर ज़्यादा इनकी संख्या होती है और वहाँ पर ये अपने आप में देखते हैं कि भाई ठीक है, यहाँ तो हमारा ठीक ठाक स्तर बना हुआ है, हमारा ठीक ठाक सम्मान है, बस उतने से संतुष्ट रहते हैं। शिक्षा में मतलब एजुकेशन तो हुई है उस तरीके से, लेकिन वो शिक्षा की जो गहराई है वो कम लोगों तक अभी पहुँच पाई है। यानी जो ग्रेजुएट भी हैं या पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, उनके अंदर भी जो पर्दे के पीछे की साजिशें होती हैं, लोग आके कई तरीके के जहर पैदा करते हैं समाज में, हवा जो जहरीली हवा जो फैलाते हैं। किस तरीके की जहर की बात कर रहे हैं? सांप्रदायिक भेदभाव और जातीय भेदभाव, सांप्रदायिक भेदभाव और जाति भेदभाव जो फैलाया गया है वो लगातार फैला जाता रहा है, उसको समझने में OBC समाज अभी थोड़ा पीछे रहता है। इस वजह से ये अंतर दिख रहा है। SC ST OBC माइनॉरिटी मिला के 85% होते हैं, लेकिन जो OBC है वह अपने आप को बहुजन नहीं मानता है। क्या कारण है? नहीं, OBC बहुजन तो मानता है, लेकिन अब चूँकि ये मध्यवर्ती जातियाँ हैं और ये अपने आप को वर्ण व्यवस्था से अलग नहीं मान पा रहे हैं, जबकि वर्ण व्यवस्था इनके खिलाफ बड़ी साजिश है और कायदे से ये वर्ण व्यवस्था में कहीं फिट होते भी नहीं हैं। OBC के साथ आप देखिए, कहीं भी इनको जब ब्राह्मणों को ज़रूरत पड़ेगी तो उनको क्षत्रिय बताने लगेंगे, और कोई दूसरी जब अपमानित करने वाली बात होगी तो उनको शूद्र कह देंगे। वास्तव में इनकी कोई क्लास है नहीं। हिंदुत्व एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें सारे फर्जी एडमिशन करा दिए गए हैं, और इनको ये एडमिशन तो उनके करा दिए, लेकिन जिनके एडमिशन हुए उन्हीं को पता नहीं है कि इसमें क्या है। वो अंदर जाते हैं, उनके लिए कोई क्लास अलॉट ही नहीं है। कभी उनको क्षत्रिय वाली क्लास में बैठा देते हैं, कभी शूद्र वाली में बैठा देते हैं, कभी वैश्य वाली में बैठा देते हैं। एक ये फर्जीवाड़ा जो चल रहा है
उसी को हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब जहाँ तक हमारे लोगों की बात पहुँच रही है, लोगों को समझ में आ रहा है, कहीं तक अभी नहीं पहुँच पा रही है, तो वहाँ अभी भी ये स्थिति बनी हुई है। जी, मान्यवर काशीराम और बाबा साहब ने कहा था कि रोटी बेटी का साथ होना चाहिए, लेकिन रोटी बेटी तो बहुत दूर की बात है, साथ भी नज़र नहीं आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? उसके कारण थोड़े से राजनीतिक भी रहे, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में रहे, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था तो समाज एक तरीके से, या जो समाज की बनी बनाई जो व्यवस्था थी वो एकदम हिल गई थी। लेकिन दोनों ही दलों की तरफ से एक जो बृहत उद्देश्य को, जो गहरे उद्देश्य, लंबे उद्देश्य को लेकर जो काम किए जाने चाहिए, वो ना होके फिर वो सिर्फ सत्ता के संघर्ष में उलझ गए, और जो दोनों दलों के बीच में जो कटुता पैदा हुई थी उसने फिर ये बहुत ज़्यादा नुकसान फैलाया, और वो कटुता खत्म होते होते होने में बहुत समय लगा। अब ये जब ये दोबारा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ, तब कुछ लगा कि ये वो खत्म हुआ है, कटुता कुछ कम हुई है। जी, महेंद्र जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, तो क्या लगता है, आप निरंतर इस किसान आंदोलन के अंदर बने हुए हैं, लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं, अपनी बातों के माध्यम से लोगों को, विचारों को भी आप दिखाते हैं, तो क्या लगता है इस किसान आंदोलन का आपकी नज़र से कि ये किस करवट बैठेगा? नहीं, मुझे तो अब लगता है कि अगर ये अभी तो स्थिति है कि ये लंबा चलेगा, और सरकार को आखिरकार मानना पड़ेगा, सरकार को ये तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे। और मुझे लगता है कि हालांकि सरकार के ऊपर भी अब चूँकि अडानी अंबानी इतना ज़्यादा फाइनेंस कर चुके हैं, इतना ज़्यादा अपना निवेश इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं कि वो आसानी से तो बैक नहीं होने देंगे। लेकिन सरकार के पास कोई चारा रहेगा नहीं, सरकार को बैक होना पड़ेगा। और जितने भी जो घरें और नीचे लेवल की जो हरकतें थीं वो ये करके देख चुके हैं। इन्हीं का आदमी दीप सिद्धू था, तब दीप सिद्धू की जो फ़ोटो इनके नेताओं के साथ आई हैं, फ़ोटो को कोई मैं ऐसा सबूत नहीं मानता, फ़ोटो तो अभी भी कोई मेरे साथ में आके खड़ा हो जाए तो फ़ोटो हो जाए। लेकिन उन फ़ोटो को आप देखें जो दीप सिद्धू की हैं, जो सनी देओल के साथ में है, अमित शाह के साथ में है, नरेंद्र मोदी के साथ में है, तो वो ऐसी फ़ोटो नहीं है कि कोई ने ज़बरदस्ती पीछे ले ली हो। साफ लग रहा है कि वो उनका एक बगलगीर आदमी है, अच्छा खासा परिचित आदमी है, तो उसके साथ में प्लान किया। पर दूसरी बात, हर जगह जो पुलिस किसानों का जो ट्रैक्टर रैली निकली थी 26 जनवरी को, उनका विरोध कर रही थी। लाल किले पर जब ये टीम पहुंचती है इनके गुंडों की, उनको एकदम पूरा स्पेस दे दिया जाता है, कोई विरोध नहीं कर रहा है। जैसे पहुंचते हैं पुलिस कूद के भागने लगती है। और किले में घुसना कोई आसान होता है? किले का मतलब क्या होता है? जब दुश्मन देश का राजा हमला करता था तो राजा, पूरी सेना और जो प्रजा है वो भी किले के अंदर शरण रहती थी। किले के अंदर घुसपैठ करना मतलब किले बंदी करना का मतलब होता है कि मजबूत सुरक्षा। कोई आसानी से तो वहाँ पर तोड़ किले के अंदर ज़बरदस्ती घुस ही नहीं सकता जब तक कोई अंदर से दरवाज़ा ना खोले किले का। यही इतिहास रहा है। वहाँ जानबूझ के उसको प्लान किया गया कि ये झंडा फहराए और उसके बाद में इनके ऊपर कई तरीके के आरोप लगे। तो अल्टीमेटली वो काम भी जब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश के तहत हुआ था किसानों को बदनाम करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल भाई, बदनाम करने की कोशिश तो पहले से चल रही थी। कभी खालिस्तानी कह दिया, कभी आतंकवादी बोला, वो सब लोग। लेकिन वो चीज़ें चूँकि ज़मीन पर उसमें एक रत्ती भी सच्चाई नहीं थी तो वो असर नहीं दिखा पा रही थी। इसलिए इनको कुछ चाहिए था कि कुछ ऐसा करें, तो उन्होंने वो 26 जनवरी का मौका देखा। तो एक पुलिस ने वहाँ को रोकने की कोशिश नहीं की। लाल किले पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तो लाल किले पर क्यों नहीं हुआ भाई? तो कोशिश तो करते। ये लगता कि चलो किसान या जो लोग हैं वो भीड़ भारी पड़ रही है तब पुलिस भागती, वो तो समझ में आता है। पहले से ही आप पूरा स्पेस छोड़ दें उनके लिए, तो ये तो साजिश ही थी। लेकिन वो भी नाकाम हो गई। तो सरकार की सारी कोशिशें नाकाम हो गई। मैं एक बात करना चाहूँगा, जिस तरीके से टिकैत जी के ऊपर और तमाम बड़े बड़े जो 40 लीडर थे उनके ऊपर भी FIR हुई हैं, यहाँ तक कि देशद्रोह जैसे मुकदमे भी हुए, लेकिन अरेस्टिंग अभी तक क्यों नहीं हुई है? क्या कारण है? नहीं, जनता का दबाव है। ऐसे में अगर ये अरेस्ट करेंगे, देखिए आंदोलन का अगर सरकार के एंगल से देखें तो सरकार ने जो ज़बरदस्ती और जो भी फाउल तरीके जो अपनाए हैं, गलत तरीके जो अपनाए हैं, उसी वजह से आंदोलन ज़्यादा मजबूत होता गया। ये सरकार के एंगल की तरफ से देखें तो अब ऐसे में अगर ये गिरफ्तारी करने की कोशिश करेंगे तब तो आंदोलन फिर और ज़्यादा उग्र हो जाएगा। तो इनकी इतनी हिम्मत नहीं है। जनता की ताकत के सामने सरकार को झुकना पड़ेगा, पुलिस को भी झुकना पड़ेगा। इनके ऊपर कार्रवाई करने की इनकी हिम्मत नहीं है। दीप सिद्धू को तो इतने दिन बाद पकड़ पाए, और जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रोहित वेमुला की जाति पता करने में लगा रहता है, दीप सिद्धू का पता नहीं लगा पाया, और अब अरेस्ट हुआ है। देखिए 2-4 दिन के अंदर किसी तरीके से बाहर आ जाएगा।
जी। और वो भी उसको सिर्फ फेस सेविंग के लिए गिरफ्तार किया गया है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। जी। तो ऐसे में टिकैत को अगर गिरफ्तार करेंगे तब तो समझ लीजिए कि आंदोलन टिकैत नेशनल लीडर बन जाएंगे बिल्कुल। जी, जी। फिर अभी जो उत्तर भारत के या उत्तर प्रदेश में उनका असर दिख रहा है वो नेशनल लेवल पर, फिर तो उनको संभालना और मुश्किल पड़ जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।